Start. Yes, go. Very good morning, boys and girls. I said very good morning, boys and girls. Very good morning, boys and girls. This is the last and final time I am telling no triple seat, boys. दर्शन ग्रुप अध्यक्ष किधर आहे आज? आता ह्यानंतर उद्यापासून मी टाइमपास करणार नहीं. जो 3-3 बैठेंगे बेंच खाली रहने के बावजूद उस सब की सब बेंच वालों को हकालूंगा मैं क्लास से बाहर. दिस इज द फर्स्ट एंड फाइनल टाइम आई एम सेइंग दिस. बेंच सामने होने के बावजूद भी अगर एक बेंच पे 3 लोग अगर बैठेंगे, अतः शर्मा तेरे को समझ में है कितना समझाना अपना भाषा में. एकदम बोले तो ध्यान में बयान कर. यस, वेरी गुड मॉर्निंग बॉयज एंड गर्ल्स. वेरी गुड मॉर्निंग बॉयज एंड गर्ल्स. अरे वेरी गुड मॉर्निंग बॉयज एंड गर्ल्स. बंधन के मुटियार आया अब टोला बन के आया है. गाना लगाना ही पड़ेगा तुम्हारे लिए. रुक जा अभी अपना भी होता. रुक थोड़ा रुक जा. अभी ब्रेक में लगाऊंगा तुम्हारे लिए गाना. क्या दिख रहे हैं ऐसे? कहाँ के पैसे भी नहीं रहे बेचे मेरे पास अब तो. नहीं थोड़ा यहाँ आगे बैठना प्लीज. किशु बेबी नहीं, ट्रिप से नहीं है, सिंगल सीट पे आना. पहले बेंच पे है, सामने आया है. तेरी ओर है रब्बा तेरी ओर. अरे जीजा जी तू उधर पीछे जाके क्या बैठे? जीजा जी एक कोने में, दीदी एक तरफ. देखो ऐसा नजदीक रहना पड़ता. क्लोज. जीजा को भेजो आगे. जीजा को जल्दी भेजो आगे. जीजा को बाहर, यहाँ पे आओ ना तो बाहर जाओ. बाहर जाओ, भेजो उसको बाहर भेजो. चलो हाँ जीजा को भेजो बाहर. यहाँ बैठना है. यहाँ नहीं बैठा रहा. दीदी के बाजू में नहीं बैठेंगे. यहाँ बैठो. आओ जल्दी आओ. जीजा जल्दी आओ. मैं आऊंगा वहां पे. जल्दी आओ जल्दी. मेरे को जाना पड़ेगा. जल्दी आ. ए सागर, ए आनंद, उसको उठा के लेकर जल्दी आ. इधर से आओ जीजा जी. आ जा. और जीजा जी गुस्से में. हड़ू जीजा जी आराम से. जीजा है फाय. अरे जीजा 1-2 जीजा. जाऊ दे तुला कळत. तुझा पहिले प्रेझेंट राहा, मग कळत तुला. ठीक है चलिए. वेरी गुड मॉर्निंग बॉयज एंड गर्ल्स. जया जी व्यू क्लियर है ना एकदम? कोई दिक्कत? मेरा तो एकदम यस. वेरी गुड जीजा जी एकदम. वेरी गुड मॉर्निंग बॉयज एंड गर्ल्स. आई सेड वेरी गुड मॉर्निंग बॉयज एंड गर्ल्स. आई वेलकम यू ऑल इन सेशन ऑफ सेक्रेटरी प्रैक्टिस. सेक्रेटरी प्रैक्टिस के एक और सेशन में आप सभी लोगों का स्वागत है. टुडे वी आर गोइंग टू सी द प्रोविजंस ऑफ ESOS, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम. उसके सारे प्रोविजंस हमें आज देखने हैं. बिफोर आई स्टार्ट विद द स्कीम देयर आर जनरल इंस्ट्रक्शंस टू बी गिवन. लॉकर वाले कितने लोग हैं? हाथ ऊपर करो जरा. तू ऊपर कर. तू दोनों हाथ ऊपर कर. लॉकर वाले कौन है जो लॉकर में किताबें रखता है? जरा हाथ अच्छे से ऊपर करो, अच्छे से. लॉकर वाले जो लोग हैं अपना हाथ ऊपर करो. अच्छा, मेरी इंस्ट्रक्शन एक बड़ी साफ समझो. बड़ी साफ समझो, वेरी क्लियर. लॉकर में किताब रखना या निकालना एक ही बार करने का रहता. हर लेक्चर के बाद लॉकर में किताब नहीं रखने जाते. इतना समझ तो मैं भी नहीं हूं, क्योंकि जीजा है. हाँ जीजा तो सब जानते हैं, है ना? हाँ जीजा हाँ जीजा को सब मालूम है. तो लॉकर वालों को साफ मेरी इंस्ट्रक्शन से, भंडारी जी ध्यान दो, सुनो मेरी बात. लॉकर वालों को सभी को साफ इंस्ट्रक्शन से सुबह 7:30 बजे 8-7 बजे आने के बाद दोपहर के 1:30 बजे तक के ब्रेक के तक अगर मेरे को कोई लॉकर के पास दिखा तो मैं तुमको उस लॉकर में बंद कर दूंगा. कसम है बोलो. वो मुझे पूछ लेना कैसे, तो दिखाऊंगा मैं कैसे बंद करता हूं.
यू डोंट आस्क। कैसे ना, तेरे को भी फिट करके बताता मैं। नहीं, इतना रिस्क नहीं ले सकते, वो कुछ ज्यादा ही हो गया, फिट ना होगा वो तो ये बात साफ रहनी चाहिए कि सुबह 7 बजे से पहले और दोपहर में 1:30 बजे के बाद, उसके अलावा मेरे को लॉकर के अंदर, लॉकर में लॉक खोलते लॉक बंद करते, लॉक खोलते लॉक बंद करते कोई नहीं दिखना चाहिए। बाकी समझ लो। प्रोविजंस रिगार्डिंग इसॉस, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम के बारे में हमने देखा। व्हाट हैपेंस इन द एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम? नाउ वी आर लर्निंग डिफरेंट मेथड्स ऑफ इश्यू ऑफ शेयर्स। नाउ अंडर दीज मेथड्स वी आर लुकिंग इनटू as and when the company issues shares to its existing employees, such kind of schemes we are looking into, जिसमें employee stock option scheme. What happens in the employee stock option scheme? The company issues shares to its employees. The company issues shares to its employees. The company issues shares to its employees. कंपनी जो है अपने एम्प्लॉयज को शेयर्स इशू करती है। हो किरण, कल सिखाया मैंने, एम्प्लॉय जो होते हैं उन्हें शेयर्स इशू करते हैं। एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज, डायरेक्टर्स, फुल टाइम वर्कर्स, इन सभी लोगों को जब शेयर्स इशू किए जाते हैं, दे आर इशूड अंडर ईसॉस। तो इस पर्टिकुलर ईसॉस की स्कीम में हो क्या रहा है? व्हाट हैपेंस इन द ईसॉस स्कीम? कंपनी इज इशूइंग शेयर्स टू द एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी। जो कंपनी के लिए काम करते हैं ना, उन एम्प्लॉय को कंपनी क्या कर रही है? शेयर्स इशू कर रही है। आर दे इशूड एट मार्केट वैल्यू और बिलो मार्केट वैल्यू? बिलो मार्केट वैल्यू। भाई उन लोगों की कदर तो करो, मार्केट में जो भी वैल्यू है उन्हीं लोगों की वजह से है। और उन्हीं को मार्केट वैल्यू पे चीजें खरीदनी पड़ी, शेयर्स खरीदने पड़े, तुमसे क्यों खरीदेंगे? वो खरीदे तो बाहर से खरीदेंगे। फिर कंपनी के साथ इतना कंट्रीब्यूशन देना और सब चीजें करने में क्या फायदा? तो खिड़की लाओ, ए माधव शर्मा एसी चालू कर। कौन सा ईयर है तेरा? 2004 ना? ए माधव शर्मा 2004 एसी लगाओ। चलो, कंपनी 3 है, सॉरी, माधव शर्मा 2003 एसी लगा दो। कंपनी इन द ईसॉस इशू शेयर्स टू द एम्प्लॉय हु आर द एम्प्लॉय हु आर वर्किंग फॉर द कंपनी। जो लोग कंपनी के लिए काम करते हैं उन लोगों को कंपनी जो है शेयर्स इशू करती है एट अ प्राइस बिलो द मार्केट वैल्यू। एट अ प्राइस बिलो द मार्केट वैल्यू, मार्केट वैल्यू से कम दाम पे, कम प्राइस पे जो कंपनी शेयर्स अपने एम्प्लॉयज को इशू करती है, इसे हम कहते हैं ईसॉस स्कीम। बदले में कंपनी जो है, कंपनी को पैसा देके या प्राइस पे करके एम्प्लॉय जो है शेयर्स खरीदता है कंपनी के। इज एम्प्लॉय द ओनर ऑफ द कंपनी? माय क्वेश्चन इज द एम्प्लॉय ओनर ऑफ द कंपनी? बट आफ्टर बिकमिंग शेयर होल्डर विल ही बिकम द ओनर ऑफ द कंपनी? So there will be double motivation. If I work good, I'll get my salary. If I work good, I'll also get some share in the profit, being the owner of the company, holding the shares of the company. हाँ या ना? तो इसमें क्या है? डबल मुनाफा, डबल मोटिवेशन, डबल प्रॉफिट, डबल मुनाफा। मुनाफे से याद आया, एक शेर है, सुनाओ। कौन था वो? तारे ना? हाँ बस, अब तो सुनाऊंगा बेटे, अब तो पक्का सुनाऊंगा। तारे सुन, सुन तारे, सुन सुन सुन। हाँ बैल सुन। ऊपर से साफ झूठ बोलता है, सफेद झूठ। मी नाही टाकलं पाणी, मी पाणी नाही, मी म्हणे पाणी टाकलं नाही, अजिबात नाही। प्रेजेंट रहो तुमको ध्यान आएगा तुमको, तुम पहले प्रेजेंट रहो। मी अजिबात नहीं। वो बस में आके पीछे गया आज मैं, कौन डाला शेट्टी के ऊपर पानी? हाँ हाँ, पानी कौन डाला? दोगो छोटे दोरी एक दूसरे को देख रहे। तारे डोया मर, बोलना को। तो शेर अर्ज है, अर्ज किया है, अर्ज करता हूं, रुको। सोचो तो हम दोनों भी मतलबी ही थे। क्या बोला मैंने? सोचो तो हम दोनों भी मतलबी ही थे, फर्क बस इतना है। सोचो तो हम दोनों बस मतलबी ही थे। जीजा जी प्लीज पे अटेंशन। सोचो तो हम दोनों मतलबी ही थे, फर्क बस इतना है, हम वफा ढूंढते रहे और वो नफा ढूंढते रहे। समझे? वो वफा ढूंढते रहे और सॉरी,
हम वफा ढूंढते रहे और वो नफा ढूंढते रहे। नफा जीजा जी, और नफा समझेगा तो जल्दी। तो कंपनी जो है शेयर्स इश्यू करता है अपने एम्प्लॉय को, और एम्प्लॉय जो है प्राइस पे करता है उसके बदले में। अब इसमें कंपनी का नफा है, कंपनी का प्रॉफिट है, डबल मोटिवेशन होता है। वर्कर को मालूम है जो काम कर रहा है उसके लिए पेमेंट तो मिल रहा है, लेकिन जो काम अगर कर रहा है अगर वो सही ढंग से करे तो कंपनी प्रॉफिट में जाएगी। अगर कंपनी प्रॉफिट में चलेगी तो बीइंग अ शेयर होल्डर ही विल आल्सो गेट रिटर्न्स व्हिच द ओनर्स आर गेटिंग, हाँ या ना। सो देयर इज डबल नफा, डबल मोटिवेशन, राइट। ESOS के अंदर जो हमने देखा था, द कंपनी इश्यूज शेयर्स or gives an option, not issues shares, company gives an option to the existing employees to buy the shares of the company at a price lower than the market value. Now option is given by the company to the employees. My simple question to you is it compulsory for the employee to buy the shares of the company? It is called as employee stock option scheme. In case of right issue, in case of ESOS, nothing is compulsory. It is just optional. It is up to the employee to decide whether he wants to buy the shares of the company under ESOS or whether he does not want to buy the shares under ESOS. कोई कंपनी का एम्प्लॉय हो सकता है, उसे कहना है कि भाई मुझे तो नहीं लेने कंपनी के शेयर्स, तो कोई एम्प्लॉय होगा नहीं मुझे लेने हैं, तो वो कंपनी के एम्प्लॉय के ऊपर होगा तो डिसाइड वेदर ही वांट्स टू बाय द शेयर्स ऑफ द कंपनी और वेदर ही डजंट वांट टू बाय द शेयर्स ऑफ द कंपनी, हाँ या ना। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस और नो? चलिए अब डिस्कस करते हैं प्रोविजंस रिगार्डिंग ESOS. फर्स्ट प्रोविजन, अ कंपनी में ऑफर शेयर्स डायरेक्टली टू द एम्प्लॉइज थ्रू ESOS एम्प्लॉय वेलफेयर ट्रस्ट. अ कंपनी में ऑफर शेयर्स डायरेक्टली टू द एम्प्लॉय थ्रू एम्प्लॉय वेलफेयर ट्रस्ट. Now the employee welfare trust is a trust which is created by the employees, where the trustees among the employees are appointed to look after the benefits and interest of the employees. जैसे ट्रेड यूनियन होता है, ट्रेड यूनियन पता है, ट्रेड यूनियन वर्कर का ट्रेड यूनियन होता है, हाँ या ना। वर्कर्स का ट्रेड यूनियन होता है ना। ट्रेड यूनियन में क्या करते हैं? व्हाट हैपेंस इन द ट्रेड यूनियन? व्हाई ट्रेड यूनियन इज मेड? टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ फैक्ट्री ओनर्स, टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द फैक्ट्री ओनर्स, टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द वर्कर्स. इन द सेम मैनर जब मैं शब्द पढ़ रहा हूं एम्प्लॉय वेलफेयर ट्रस्ट, तो बड़े भी समझती बात है, ये ट्रस्ट किस उद्देश्य से बनाई गई है? टू थिंक अबाउट द वेलफेयर ऑफ द एम्प्लॉयज, टू थिंक अबाउट द वेलफेयर ऑफ द एम्प्लॉयज, हाँ या ना। एम्प्लॉय के वेलफेयर के लिए जो ट्रस्ट बनाई गई है, तो कंपनी ESOS के अंतर्गत जो शेयर्स बेचना चाहेगी या शेयर्स ऑफर करना चाहेगी, दो शेयर्स विल बी ऑफर्ड थ्रू एम्प्लॉय वेलफेयर ट्रस्ट. दे विल बी ऑफर्ड थ्रू एम्प्लॉय वेलफेयर ट्रस्ट. Why does a company need to offer the shares through employee welfare trust? Why can't a company directly offer the shares to the employees? दो चार एम्प्लॉय हो तो बात कम अलग है, लेकिन जब रिलायंस और ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियां लाखों में लाखों करोड़ों एम्प्लॉयज हैं, अब इन लाखों करोड़ों एम्प्लॉयज को हर किसी को समझाना, डू यू थिंक इट विल बी सिंपल टास्क फॉर द कंपनी? नो. कंपनी सीधा उस वेलफेयर ट्रस्ट के पास जाएगी, उसे बोलेगी हम सभी एम्प्लॉय के भले के लिए ये सारी चीजें हम ला रहे हैं, ये स्टॉक ऑप्शन स्कीम हम ला रहे हैं. फिर वो ट्रस्ट उनके एम्प्लॉय को समझाएगा, राइट. बहुत बार होता है ना, किसी व्यक्ति की बातों पे भरोसा नहीं आता है, हाँ, डायरेक्टली किसी व्यक्ति की बात पे भरोसा नहीं आता, फिर कोई दूसरे व्यक्ति को समझाना पड़ता है, तो दूसरा व्यक्ति समझाता है तो बात समझ में आती है, तब तक बातें समझ में नहीं आती. समझ में आती है ना बाद में समझ में आती, तब तक समझ में नहीं आती. ठीक उसी हिसाब से कंपनी और एम्प्लॉय के बीच में एक मध्यस्थी व्यक्ति होता है जो वेलफेयर ट्रस्ट. जब चीजें वेलफेयर ट्रस्ट के थ्रू जाती है तो एम्प्लॉय को गारंटी होता है कि जो कुछ भी आ रहा है वो अपने भले के लिए है. तो दैट आर्बिट्रेटर और मिडल मैन हु इंश्योर्स, और जिसके ऊपर भरोसा है एम्प्लॉय को, वो कौन है? वेलफेयर ट्रस्ट. इसीलिए वेलफेयर ट्रस्ट के थ्रू जाया जाता है जहां पर नंबर ऑफ एम्प्लॉयज आर वेरी लार्ज. लेकिन जहां पर चुनिंदा है वहां पे कंपनी डायरेक्टली उस एम्प्लॉय को ही शेयर्स दे सकती है, ऑप्शन दे सकती है. लेकिन जब नंबर ऑफ एम्प्लॉयज आर वेरी लार्ज, आईटी कंपनीज हो, रिलायंस जैसे मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हो, बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल्स हो, जहाँ पे नंबर ऑफ एम्प्लॉयज बहुत ज्यादा है, हर किसी तक जाना, हर किसी को समझाना, हर किसी को क्यों लेना है, क्या फायदा है, ये समझाते बैठने का टाइम है कि कंपनी के पास नहीं. कंपनी स्कीम सीधा वेलफेयर ट्रस्ट को दे देगी, वेलफेयर ट्रस्ट समझाते बैठेगी अपने एम्प्लॉयज को, क्योंकि उनका काम ही वो है, एम्प्लॉय की जो भले के लिए जो चीजें हैं वो उनको समझानी है. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस. नेक्स्ट पॉइंट,
The shares are offered at a price less than the market price. Underline less than market price. Shares are offered at a price less than market price. Is there any rocket science in this? इसमें कोई rocket science है क्या? Why are the shares offered at a price less than market price? Market price पे खरीदने तो एम्प्लॉय बाहर से ना खरीद ले, कंपनी से क्यों खरीदेगा भाई? कंपनी के प्रति तुम्हारा जो कुछ भी डेडिकेशन है, जो ईमानदारी है, जो लॉयल्टी है, उस लॉयल्टी के बदले में कुछ ना कुछ तो मिलना चाहिए ना. कंपनी के प्रति जो लॉयल्टी है, लॉयल्टी जरूरी है ना, बहुत जरूरी है. कालीन भाई क्या कहे, सबसे जरूरी क्या होती है? लॉयल्टी. मिर्जापुर में कालीन भाई क्या कहे, सबसे जरूरी क्या है? लॉयल्टी, वफादारी. वफादारी सबसे जरूरी है, लॉयल्टी सबसे जरूरी है. अगर आप लॉयल हो तो फायदा जरूर मिलेगा. तो जो कंपनी के प्रति जो उसकी लॉयल्टी है, उसके बदले में कुछ ना कुछ बेनिफिट तो उसे मिलना ही चाहिए. तो बेनिफिट बतौर कंपनी क्या करती है, जो शेयर्स मार्केट वैल्यू से कम वैल्यू पे खरीदने का अधिकार उस एम्प्लॉय को देती है. तब उस एम्प्लॉय को जाके लगता है कि नहीं भाई, मेरी लॉयल्टी का कुछ ना कुछ कदर तो है कम से कम कंपनी को, है ना, राइट. लॉयल्टी की कदर होनी चाहिए. देयर इज अ मिनिमम वेस्टिंग पीरियड ऑफ 1 year. Vesting period is 1 year. What do you mean by vesting period? Vesting period means a period during which the employee uses his option to apply for the shares that has been granted to him. Vesting period of 1 year यानी टाइम पीरियड. ESOS डिक्लेयर होने के बाद सोचने के लिए 1 साल का समय देना पड़ेगा. कितना? 1 साल. 1 साल के अंदर कभी भी वो एम्प्लॉय चाहे तो अपना ESOS के अंतर्गत का राइट जो है उसे एक्सरसाइज कर सकता है. हाउ मच इज द वेस्टिंग पीरियड? Under the right issue, what was the vesting period? Minimum 15 days, minimum 15 days, maximum 30 days. मैंने पानी की बोतल लेने किस लिए कहा था? किधर है पानी की बोतल? तो उधर ही है क्या? लेके आना. मिनिमम पीरियड कितना है वेस्टिंग पीरियड? राइट इश्यू में मिनिमम 15, मैक्सिमम 30. यहाँ पे ESOS में कितना है मिनिमम वेस्टिंग पीरियड? 1 year. Usually the company will specify the lock-in period, that is period during which the company employee cannot sell its shares. Lock-in period is minimum 1 year between the grant of the option and vesting period. Now understand, यहाँ पे एक पॉइंट है. जो कंपनी शेयर्स दे रही है, ये एम्प्लॉय की कंपनी के प्रति जो लॉयल्टी है, एम्प्लॉय की कंपनी के प्रति जो लॉयल्टी है, उस लॉयल्टी को देखते हुए कंपनी मार्केट वैल्यू से कम वैल्यू पे शेयर्स इशू कर रही है. आया ना? और स्पेसिफिक इशू किसी किए जा रहे हैं? स्पेसिफिक इशू किसी किए जा रहे हैं? एम्प्लॉय को किए जा रहे हैं, ताकि उसका फायदा हो. उसने कंपनी के साथ लॉयल रहा है, उसने कंपनी के साथ मेहनत ली है, इसीलिए कंपनी उसे शेयर्स इशू कर रही है. Now understand, the shares issued under ESOS also have a lock-in period. Also have a lock-in period. Lock-in period क्यों? समझने की कोशिश करो लॉजिक. मार्केट में रिलायंस का शेयर 10,000 में बिक रहा है. कितने में बिक रहा है? 10,000 में. अंडर ESOS ऑप्शन जीजा जी कंपनी के, रिलायंस कंपनी के एम्प्लॉय है, तो भविष्य तुम्हारा सिक्योर्ड है दीदी, कोई चिंता वाली बात नहीं है. जूली दीदी, जीजा रिलायंस कंपनी, जीजा जो है रिलायंस कंपनी में बड़े पोस्ट के ऊपर है. अब ESOS के अंतर्गत जीजा को 10,000 शेयर्स इशू किए गए हैं. कितने शेयर्स इशू किए गए हैं? 10,000. प्लीज पे अटेंशन. व्हाट इज द मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स? 10,000. ESOS में कितने में मिल रहे हैं वो? 8,000. ESOS के अंतर्गत रिलायंस कंपनी जीजा को शेयर्स खरीदने का अधिकार कितने में दे रही है? 8,000 रुपए में. कितने शेयर्स आ रहे हैं जीजा के पलड़े में? 10,000. जीजा जी क्या गणित लगा ली? कितने लगाए? 80 लाख रुपए के शेयर्स. लेकिन अभी उसमें फायदा कितना होगा? कितना होगा? 20 लाख. जीजा कितना फास्ट है देख, भविष्य बहुत ऐसे इधर लिखते जो बोल दिया 80 लाख. यू आर इन द राइट हैंड्स. आई एम वेरी हैप्पी फॉर दैट. सही है. रब ने बना दी जोड़ी है. जीजा ने प्रॉफिट भी कैलकुलेट कर. देख, नफा वफा दफा बेवफा सब कैलकुलेट कर लिया. जीजा बोल दे वफा नफा कितना है? 20 लाख रुपए का नफा है. सिक्योर्ड है लाइफ.
20 लाख रुपए प्रॉफिट है जीजा। अब जीजा का दिमाग ऐसे ही दौड़ता है, फास्ट, घोड़े के जैसे बहुत फास्ट दौड़ता है दिमाग, अति फास्ट, टकड़क 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 टकड़क। हाँ, और जीजा आंखें बंद करके पूरा गेम कर लेते पूरा। कैलकुलेशन का, प्रॉफिट का, नफे का, नुकसान का, खरीदी बिक्री का। शर्मास कॉमर्स क्लासेस। तो जीजा जी ने ये पूरा खरीद बिक्री का पूरा गेम प्लान ऐसे दिमाग में बैठा लिया, ऐसे ऐसे पूरा बोलना पड़ेगा ध्यान से तरह। गेम प्लान जो है पूरा की पूरा दिमाग में बैठा लिया। जीजा ने सोच लिया 20 लाख रुपए का प्रॉफिट है। बोले 1000 रुपए में शेयर्स खरीदूंगा, 10,000 में, 8,000 में बेचूंगा, एक शेयर के ऊपर 2,000 का प्रॉफिट, एक गणित लगा दिया 20 लाख। फिर जाएंगे हम दोनों हनीमून ट्रैवल्स प्राइवेट लिमिटेड। तुझे अक्सा बीच घुमा दूं आ चलती क्या। फिर जीजा गाएंगे वहां पे अक्सा बीच पे गाना, कौन सा, एक गरम चाय की प्याली हो जीजा। जीजा फिर गाना गाएंगे कहां पे, मालदीव जाएंगे जीजा। ये सही था, ये सही था, अफगानिस्तान लेके जाओ, एकदम एडवेंचर ही एडवेंचर रहेगा तुम्हारे ट्रिप में। क्यों, एकदम एकदम ऐसा वहां पे शेट्टे मिलेंगे, शेट्टे जैसे बहुत सारे लोग मिलेंगे। शेट्टे उधर ही ढक्के डाल रहा है, इसलिए आ नहीं रहा है शायद क्लास को। तालिबान में बहुत ज्यादा एक्टिव दिख रहा है शेट्टे, इसीलिए नहीं आ रहा। शेट्टे के साथ वो बालवीर भी गया दिखता, दोनों भी गए दिखता, दोनों के दोनों तालिबानी। और जीजा मोमो भी, ये तीनों नगीने ना तालिबानी दिख रहे मेरे को। और जीजा डेस्टिनेशन ठीक है ना फिर, अफगानिस्तान कहाँ जाएंगे फिर। हाँ, ओह जीजा बोले नो आई हैव डिफरेंट प्लान्स, आई वांट टू गो टू हांगकांग। वहां दोनों देखेंगे किंग कॉन्ग। और वहां पे आएंगे किम जोंग, जो बोलेंगे मार दो गोली। अब जीजा ने अपना दिमाग जो है दौड़ाना शुरू कर दिया। हाँ जीजा, एनीथिंग एल्स। हांगकांग के बाद कहाँ जाएंगे, हांगकांग के बाद फिर स्विट्जरलैंड भी जाने को बोलो जीजा। तो पढ़ा ही रहा हूं ना, कंसेप्ट है, कंसेप्ट की डेप्थ में जाना जरूरी है जीजा। तो स्विट्जरलैंड जाने को बोलो है, गेम प्लान इज ऑन, स्विट्जरलैंड जाएंगे जीजा। तो भाई मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स इज 10,000, शेयर्स को कंपनी ऑफर कर रही है जीजा को एट 8,000। 10,000 शेयर जीजा के पलड़े में आ रहे। जीजा ने प्लान बना लिया, गेम कर लिया कि भाई 10,000 शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय 2,000, चल रहे 20 लाख रुपए का नफा है, प्रॉफिट है। जीजा तो प्लानिंग कर लिए कि हांगकांग जाना है, आज शेयर्स आएंगे। तो जीजा क्या करे, सोचे एक काम करते हैं कि बड़े बड़े वो फले जैसे जादव जैसे बड़े बड़े लोगों के पास जाएंगे। वो बोल दिए कि भाई देख भाई, मैं रिलायंस कंपनी में काम करता हूँ, गणेश भैया, इसनो भैया, तुम एक काम करो, दोनों मिलकर मेरे को 40-40 लाख रुपए दो, बस मेरे को एक 15 दिन के लिए पैसे चाहिए। मैं आज क्या कर रहा हूँ, मेरा राइट एक्सरसाइज कर रहा हूँ, प्लीज अंडरस्टैंड लॉजिक। मैं आज के डेट में एसोस के अंतर्गत जो बाइंग का अधिकार है उसे एक्सरसाइज करूंगा श्रेया, और 80 लाख रुपए के शेयर्स खरीदूंगा। 80 लाख रुपए के शेयर्स खरीदने के बाद दूसरे दिन मैं ओपन मार्केट के अंदर पूरे की पूरे शेयर्स 1 करोड़ में बेच दूंगा, क्योंकि मार्केट में वैल्यू उसकी 1 करोड़ रुपए है। नफा कितना है, 20 लाख, नफा कितना है। और जैसे ही 20 लाख रुपए प्रॉफिट आएगा, फिर तुम्हारी जूली दीदी के साथ हम जाएंगे हांगकांग, और वहां गाएंगे, क्या गाएंगे, ओ तेरे संग यारा खुश रंग बहारा। क्या बोले, हम तुम, क्या वो कुछ भी बोल रहा है, मैं कुछ बोला, मैं थोड़ी बोला, वही गाना गाना, हम तुम, क्या हम तुम, हट बे, कॉमर्स क्लास। तो भाई जीजा का प्लान फिक्स है। जीजा ने क्या सोचा है,
15 दिन के अंदर, ओ नीट बसा, 15 दिन के अंदर शेयर्स खरीदेंगे, खरीदे गए शेयर्स जो है दूसरे दिन मार्केट में बेचेंगे। 80 लाख रुपए इनसे ले रहे, 40 लाख गणेश से, 40 लाख विष्णु से लिए, 80 लाख रुपए देके कंपनी से शेयर्स खरीद लिए, दूसरे दिन 1 करोड़ में बेच दिया। जीजा का मुनाफा कितना हुआ? 20 लाख। जीजा बहुत होशियार है। आई टोल्ड यू यू आर इन सेफ हैंड्स। जीजा इज चाबरा बट वेर इज काबरा। वो भी ताले पर होगा। जीजा इज चाबरा बट वेर इज काबरा। काबरा इज नॉट हेयर। चलो आ जाओ। तो भाई मुद्दे पे आते हैं। यहाँ पे एम्प्लॉय बतौर उनके लॉयल्टी के लिए कंपनी ने उनको 10,000 शेयर्स दिए हैं, ताकि उन्हें भी लगे कि कंपनी में उनका कुछ रुतबा है, कंपनी में उनकी कोई पोजीशन है, कंपनी उनके एफर्ट्स को कदर करती है। इस उद्देश्य से उन्हें ESOS के अंतर्गत ऑप्शन दिया गया है। लेकिन जीजा तो होशियार निकलो, 80 लाख में शेयर्स खरीद कर बाहर 1 करोड़ में बेच के 20 लाख रुपए का प्रॉफिट करके हांगकांग जाके तेरे संग यार अगर ऐसे कैसे? ये तो सही बात नहीं हुई। डू यू थिंक इट्स करेक्ट? इसके अंदर कंपनी का ESOS के अंदर एम्प्लॉय को शेयर देने का या इशू करने का जो कुछ भी इंटेंशन था, क्या वो इंटेंशन फुलफिल हो रहा है क्या? इज इट फुलफिलिंग द इंटेंशन? इंटेंशन क्या है? जब वो शेयर खरीदे, बीइंग द ओनर ही शुड आल्सो बीइंग गेट मोटिवेटेड ऑफ हैविंग दैट फीलिंग ऑफ बीइंग ओनर, ही शुड वर्क मोर एंड मोटिवेटेड। है ना? एम्प्लॉय के साथ साथ जब वो ओनर वाली फीलिंग उसे आएगी तो ही विल बी गेटिंग मोर मोटिवेटेड एंड यू कैन नॉट बी द ओनर ऑफ द बंगलो। है ना? जब किराए के घर में रहते हैं तो घर का उतना ध्यान है, जब घर के मालिक होते हो घर जे भाई, तो फिर उसके बाद घर का ज्यादा ध्यान रखते हो। किराएदार होने में और घर मालिक होने में बहुत फर्क है ना? तब जीजा के दिमाग में क्या चल रहा है? नफा नुकसान। लेकिन कंपनी ESOS के अंदर ऑलरेडी मार्केट में 10,000 में शेयर बेच रहे हैं, अच्छे से ले पा रहे लोग, फिर भी 8,000 में अपना नुकसान करके बेच रहे। किस इंटेंशन से? इसलिए ताकि जीजा प्रॉफिट कमाए? नहीं। व्हाट इज द बेसिक इंटेंशन? मोटिवेशन रहे। देयर शुड बी मोटिवेशन कि यू आर ऑल्सो द ओनर ऑफ द कंपनी। इसीलिए यहां कंसेप्ट है लॉक इन पीरियड। क्या कंसेप्ट आता है यहां पर? लॉक इन पीरियड। यूजुअली जो ESOS के अंतर्गत एम्प्लॉय को शेयर्स बेचे जाते हैं, दे हैव अ लॉक इन पीरियड ऑफ 1 ईयर। यानी जीजा ने अगर शेयर्स भी खरीद लिए, उसको ओपन मार्केट में 1 साल तक वो बेच नहीं सकते। कंसेप्ट समझ में आ रहा है? जीजा को बाजू में रखो, जूली को बाजू में रखो, कंसेप्ट के ऊपर आओ। इसे हम कहते हैं लॉक इन पीरियड। जीजा का दिमाग कितना फास्ट निकला यहाँ पे? 80 लाख, 1 करोड़, 20 लाख रुपए प्रॉफिट है। हर एम्प्लॉय ऐसे दिमाग लगाए तो फिर ESOS में शेयर्स ही क्यों इशू करना? जनरल मार्केट वैल्यू में कोई वो दूसरे शेयर होल्डर को इशू कर देंगे। डू यू रियली थिंक अगर ऐसा ही जीजा ने जैसा दिमाग लगाया, देखो ऐसी लॉजिक चलती है, ऐसा ही दिमाग चलता है। हमारे इंडिया में हर चीज उल्टी चलती है, सीधा कोई नहीं चलता। तो ऐसा दिमाग हर एम्प्लॉय लगाएगा ना? तो बड़ो बीच इसमें जो इंटेंशन था ESOS के अंतर्गत शेयर्स इशू करने का, इज इट फुलफिल्ड? इज इट फुलफिल्ड? नो, इट इज नॉट फुलफिल्ड। क्योंकि जीजा के जैसे हर कोई अगर सेकंड डे शेयर्स बेचने लगे तो फिर शेयर्स ESOS के अंतर्गत इशू करके फायदा क्या हुआ? उल्टा कंपनी का इसमें नुकसान हुआ। जो 20 लाख जीजा कमाए वो कंपनी नहीं कमा सके। जो 20 लाख रुपए जीजा कमाने की सोच रहा है, क्या वो कंपनी 20 लाख रुपए नहीं कमा सकता? पब्लिक इशू कर FPO के अंदर पब्लिक इशू कर क्या कंपनी वो 20 लाख रुपए नहीं कमा सकती जो जीजा कमा रहा है? हाँ या ना रे भाई? इसीलिए एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शंस जो भी प्लान होते हैं, एम्प्लॉय को दिए गए जो शेयर्स होते हैं, दे ऑलवेज कम विद अ सर्टेन लॉक इन पीरियड। दे ऑलवेज कम विद अ सर्टेन लॉक इन पीरियड। और जब तक लॉक इन पीरियड खत्म नहीं होता तब तक आप वो शेयर जनरल मार्केट में बेच नहीं सकते। अगर जीजा ने शेयर्स खरीद भी लिए तो कम से कम जीजा को 1 साल तो कंपलसरी वो शेयर्स को होल्ड करना पड़ेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अब 80 लाख रुपए इन्वेस्ट करने के बाद 1 साल का अगर देखो तो वो मार्केट वैल्यू आ ही जाती है। 10% का अगर इंटरेस्ट पकड़ो तो 90 लाख रुपए की लगभग कीमत हो ही जाती है। इस हिसाब से फिर जीजा बेचेगा नहीं, क्योंकि लॉक इन पीरियड है। तो इसीलिए वहां पर पॉइंट आया, यूजुअली कंपनी विल स्पेसिफाई अ लॉक इन पीरियड, दैट इज द पीरियड ड्यूरिंग विच द एम्प्लॉय कैनॉट द सेल हिज शेयर्स बाइड अंडर द ESOS प्लान। ESOS प्लान को एक्सरसाइज करके जब जीजा शेयर्स खरीदेगा, उसको लॉक इन पीरियड एक्सपायर होने तक, कंप्लीट होने तक बेच नहीं सकता। आर यू ओके एंड क्लियर? नेक्स्ट प्रोविजन,
Shares issued under this scheme do not enjoy any dividend or voting right till the employee buys the shares. वेस्टिंग पीरियड कितना है इसका? 1 साल. अब जनवरी में अधिकार दे दिया, दिसंबर हो गया तो भी अब तक शेयर्स बाई ही नहीं किए. सिर्फ शेयर्स इशॉस के अंदर ऑफर करके रखे. सिर्फ ऑफर करने पे डिविडेंड मिलेगा क्या? सिर्फ ऑफर करने पे डिविडेंड मिलेगा क्या? डिविडेंड कब मिलेगा? जब खरीदेंगे तब. तो जब तक वो ऑफर दिया हुआ एक्सरसाइज नहीं किया जाता, सड्डा हक एते रख, जो हक दिया है भाई, जो राइट दिया है, जो राइट दिया गया है एम्प्लॉय को, जो राइट दिया गया है एम्प्लॉय को, जब एम्प्लॉय उस राइट को एक्सरसाइज करेगा, उस राइट को एक्सरसाइज करने के बाद, उस राइट को एक्सरसाइज करने के बाद, उस राइट को एक्सरसाइज करने के बाद ही डिविडेंड वगैरह का पेमेंट जो है वो एम्प्लॉय को होगा. ओके. शेयर्स इशूड अंडर दिस स्कीम डज नॉट एंजॉय एनी डिविडेंड और वोटिंग राइट टिल द एम्प्लॉय बाइज द शेयर. जब तक अपने शेयर से नहीं खरीदे तब तक किस बात की वोटिंग राइट? वोटिंग राइट मिलता है? नहीं. तब तक वोटिंग राइट नहीं मिलेगा. तब तक डिविडेंड मिलेगा क्या? नहीं. पहले आप इशॉस के अंतर्गत राइट को एक्सरसाइज करो, शेयर्स को खरीदो, फिर आपको वोटिंग राइट मिलेगा, फिर जाकर आपको जो है डिविडेंड मिलेगा. कंपनी हैज टू गेट द अप्रूवल ऑफ द शेयर होल्डर थ्रू अ स्पेशल रेजोल्यूशन टू इशू द इशॉस. आएगा इशॉस के अंतर्गत इशू करना है तो उसके लिए परमिशन कहां से लेनी पड़ेगी? एनुअल जनरल मीटिंग में. द कंपनी हैज टू पास अ स्पेशल रेजोल्यूशन इन द एनुअल जनरल मीटिंग टेकिंग द परमिशन ऑफ द मेंबर्स टू इशू द शेयर अंडर इशॉस. बेस्ट फ्रेंड बताओ, व्हाट इज स्पेशल रेजोल्यूशन? स्पेशल रेजोल्यूशन क्या है? हाँ, पढ़ ले, किताब खोल के पढ़ ले पूरी, मास्क निकाल के बोल, मेरे तक आवाज आना चाहिए. बता साक्षी क्या है? हेल्ड क्या? क्या हेल्ड? कहां जाओ? कहां जाओ? जाने जा, जाने जा, जाने जा, तुझसे बिछड़ के मैं जाऊं कहां? बोलो कहां जाओ? चले तुम्हें तारों के शहर में, धरती पे दुनिया हमें प्यार न करने. 75% हेल्ड. वाह. रिया 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 चक्रवर्ती. व्हाट इज 70 स्पेशल रेजोल्यूशन? किसकी वोटिंग? देखो खिचड़ी बोल. हाँ हाँ, रुको. अच्छा ठीक, रुक. अरे बाबा रुक. हाँ क्या? क्या? मास्क निकल के बोलना. क्या स्पेशल रेजोल्यूशन क्या है? दीदी हाँ, अरे यार. हाँ यस ब्रो, से व्हाट इज स्पेशल रेजोल्यूशन? हाँ, वो खुद के लिए ना बोल पाए, तू क्या बोले उसको? हाँ हाँ, तो बोलना, अभी वापस बोल. ठीक है, तारे तक बोल, तारों तक बोल, फिर आसमान तक आएगा. बोलो तारे सुन क्या बोल रहे हो? बोलो ना, बोलना. सच में बोल.
पासिंग द पास, हाँ उसको पास कर मैसेज, बोलना जल्दी। खाऊ आहे का, मला नाही पाहिजे। हा खारुताई दारुगड काय म्हणे, बोल ना उसको। हाँ रितेश सुन रहे हैं। अरे सुन ना, अरे हाँ सुन हाँ ऐक ना। आवाज येतोय? आवाज येत नाही, हाँ बोल। हाँ येतोय आवाज आता। पास कोणाची? देवकडे व्हाट इज स्पेशलाइजेशन? हाँ अरे मोर देन 75 है क्या शेयर होल्डिंग? शेयर होल्डरचं काय? अच्छे से बोलो यार, तू किती एक्साइटेड हो बे? Special resolution is the resolution is passed at the annual general meeting by the voting more than 75% as received from the members. When the voting is received more than 75% from its member attending the meeting, it is called as the resolution is passed to be assumed to be passed as is to be passed by the special resolution. जब एनुअल जनरल मीटिंग किसकी होती है? मेंबर्स की। उस एनुअल जनरल मीटिंग में जब मेंबर्स जो है 75% से ज्यादा वोटिंग करते हैं तो दैट रेजोल्यूशन इज पास विद द स्पेशल रेजोल्यूशन। क्या बोले रितेश? तारे काय म्हणे कमेंट? एम्प्लॉई झालं सही लिया, बस सही लिया। एम्प्लॉई कैनॉट ट्रांसफर his option to another person nor can pledge or mortgage the share under ESOS. Please understand, थोड़ा अलग पॉइंट है। हाँ तो भाई अभी ये पॉइंट क्या कहता है? हाँ इश्नो, रिनंसिएशन रिनंसिएशन क्या कहते सर? रिनंसिएशन राइट अधिकार हक received under the right issue could be renounced. The right received hak received under bonus issue could not be renounced. Coming to this point of ESOS, the hak or right received under ESOS, can it be renounced? It cannot be renounced. Jijaji, it cannot be renounced. सड्डा हक एते रख जीजाजी। तो भाई अधिकार किसे मिला है? हक किसे मिला है? जीजाजी को। हक किसे मिला है? जीजाजी को। तो इसे एक्सरसाइज कौन करेंगे? जीजाजी। जीजी नो इंटरफेरेंस। अधिकार किसे मिला है? जीजाजी को। हक किसे मिला है? जीजाजी को। तो उसका इस्तेमाल कौन करेंगे? जीजाजी। The right is received by Jijaji, so will be exercised by Jijaji himself. पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। हाँ भाई पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। तब ये जो राइट, ये जो हक जाजी का जीजाजी को मिला है, इसका इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ जीजा ही करेंगे। हाँ जीजा,
जीजा ही करेंगे, जीजा ही करेंगे इस बात। So point is clear. The right issued under ESOS cannot be renounced. ये अधिकार जीजा जी आप किसी को नहीं दे सकते। No one, literally no one. There is no renunciation of right issued under ESOS to any other person. अब यहां पर अगला पॉइंट आता है। मास्क पहनो रे, हो रे मास्क वड़े, मास्क वड़ तो माबूल यही हरकतें हैं तुम्हारी। बाद में कौन वडला रे मास्क, कौन वडला मास्क? मीना वडला, मीना पाणी फेकलं। शिंदे छान, छान छान शिंदे, तुमचे बुट कपडे सगळे सर सकट फेकले पाहिजे। हेराही फेकला असतं तर चाललं असतं त्याला ट्रिपवर। जीजा जी हक का इस्तेमाल सिर्फ आप ही कर सकते हो और कोई इस हक का इस्तेमाल नहीं कर सकता। तो पॉइंट ये क्लियर है, जीजा का हक सिर्फ जीजा ही करेंगे इस्तेमाल। इट कैन नॉट बी रिनाउंस्ड, इट कैन नॉट बी रिनाउंस्ड। आगे पॉइंट तो सुनो, बहुत अच्छा है। नॉर कैन प्लेज और मॉर्गेज, गिरवी भी नहीं रख सकते अपने अधिकार को। नॉर कैन प्लेज नॉर मॉर्गेज, गिरवी भी इस अधिकार को नहीं रखा जा सकता। जीजा जी, nor can pledge nor mortgage the right received under the ESOS। अब ESOS के अंतर्गत जो अधिकार का इस्तेमाल करके जो हक मिला है जीजा जी को, इस हक को वो कहीं गिरवी भी नहीं रख सकते, प्लेज भी नहीं कर सकते, मॉर्गेज भी नहीं कर सकते। जीजा नहीं कर सकते भाई साहब, अजी बात नहीं। So the point to be noted here is, जीजा तो पहले इतना होशियार है, जीजा को मैं बोल दिया कि जीजा इट इज नॉट पॉसिबल टू ट्रांसफर और सेल द शेयर्स इन द मार्केट बिकॉज शेयर्स कैरी अ लॉक इन पीरियड। जीजा इसमें भी काम मान रो, जीजा और भी दिमाग तेज चलो, जीजा का दिमाग घोड़े के जैसे तेज चले, टकड़क 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 टकड़क। घोड़े के जैसे जो है टकड़क 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 दिमाग तेज दौड़ रहा। क्या बोले? तेज दौड़ रहे। अब जीजा मेरे पास लॉ सीखना है, जीजा को मैंने बोल दिया कि नो जीजा दिस इज नॉट पॉसिबल, 20 लाख रुपए का नफा नहीं हो सकता, आई एम रियली सॉरी, आपका फायदा नहीं कर सकते आप यहाँ पे, हांगकांग की ट्रिप तो कैंसिल हो जाएगी। बोले ऐसे कैसे? चंद से जो टूटे कोई सपना, जग सुना सुना लागे, जग सुना सुना लागे। बोले मैं तेरे संग यारा बोल रहे, तुम छंद से टूटा कहां से ला? ऐसा नहीं होगा। बोले आई हैव एन आइडिया, आई हैव एन आइडिया। सड्डा हक गिरवी रख, सड्डा हक गिरवी रख, सड्डा हक गिरवी रख, है ना? ट्रांसफर तो नहीं कर पाओगे जीजा, तो जीजा क्या सोचे? सड्डा हक गिरवी रख। ओ माधव शर्मा 2003, सड्डा हक गिरवी रख। जीजा बोले कि ये काम करते हैं, ये जो शेयर्स मुझे मिले हैं 80 लाख के, जिसकी मार्केट वैल्यू 1 लाख रुपए, इसको मैं बैंक में गिरवी रखता हूं और बैंक में गिरवी रखने के बाद इसी के ऊपर लोन लेता हूं। अगले साल जब शेयर्स ट्रांसफर करने के लिए ओपन हो जाएंगे, शेयर्स को अगले साल बेच दूंगा और बैंक के लोन के पैसे लौटा दूंगा। जीजा बहुत तेज है, घोड़े के जैसे तेज दिमाग दौड़ता है। जीजा बोल दिए सड्डा हक गिरवी रख। हो सकता है ना? पॉसिबल है ना? बैंक को क्या पैसे से मतलब है, इंटरेस्ट से मतलब है। तो ये क्या सोचे भाई, 1 करोड़ के शेयर्स है, बैंकों में मैं इसको गिरवी रख देता हूं। 1 करोड़ के शेयर मार्केट में गिरवी रखने के बाद बैंक बड़े आसानी से 70 लाख रुपए तो दे ही देगी मुझे। वहां तो 20 लाख आ रहे थे, यहाँ तो 70 लाख आ रहेंगे। हांगकांग के साथ साथ आगे आगे स्विट्जरलैंड भी पहुंच जाएंगे।
और स्विट्जरलैंड में कौन सा गाना गाएंगे जीजा? कौन सा गाना है स्विट्जरलैंड का? कौन सा? हाँ वो कौन सा गाना तो है ना? हाँ कौन सा? कौन सा गाना है? हाँ भालू? हाँ कौन सा गाना भाला? तुझे बड़े बताएं स्विट्जरलैंड के गाने। जीजा जी कौन सा गाना गाएंगे स्विट्जरलैंड में फिर? हाँ रिंकी आके पापा डिंगी डिंगी डिंग। तो अब जीजा जो है सोच लियो 70 लाख रुपए आ रहे हैं, हांगकांग जाएंगे, सिंगापुर जाएंगे, कहाँ जाएंगे, स्विट्जरलैंड जाएंगे, घूम घुमा के आएंगे, है ना? वेनिस, पेरिस, लंदन, यूएस, अमेरिका, साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे, सब घूम घुमा के आएंगे। वेस्ट इंडीज, अफ्रीका, शनिवार बाजार, खंडोबा बाजार, जीरो फटा, उरूस, रामबाग, अपना कार्नर, नवा मुंडा, गुड़ाची चाह, सब घूम घुमा के आएंगे। सोचिए बात यहां समझने की क्या है? बात यहां समझने प्लीज, बात यहां समझने की क्या है? द पॉइंट टू बी नोटेड हियर इज, क्या जीजा बड़े आसानी से शेयर्स को प्लेस करके पैसे उठा सकते हैं? यस। और 1 साल के बाद जब वो ओपन हो जाएंगे, लॉक इन पीरियड खत्म होगा, जीजा मार्केट में 1 करोड़ में शेयर्स बेच देंगे, बैंकों का 70 लाख रुपए प्लस इंटरेस्ट जो भी दे देंगे, फिर भी बाद में पैसा बचेंगे। इतना जीजा होशियार है। जीजा इज वेरी शार्प, आई एम टेलिंग यू, योर फ्यूचर इज वेरी सिक्योर। इसलिए तुम गाना गाओ, अगर तुम साथ हो। लास्ट पॉइंट, company has to set up compensation committee to administer the ESOS। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में से कमिटीज बनती है जो इश्यू ऑफ शेयर्स को कंडक्ट करती है। आगे जब हम इश्यू ऑफ शेयर्स का प्रोसीजर देखेंगे तो इकडे लक्ष दे, मला दिसतोय टाइम। इश्यू ऑफ शेयर्स जो होता है, इश्यू ऑफ शेयर्स की जब हम प्रोसीजर देखेंगे तो उसमें हमें समझ में आएगा कि हमें अलग अलग कमिटी बनाने पड़ती है। जब कभी भी ओवर सब्सक्रिप्शन का केस आता है, ओवर सब्सक्रिप्शन क्या होता है? जितना एप्लीकेशन है उससे ज्यादा, जितना शेयर्स इशू किए उससे ज्यादा एप्लीकेशन आए हैं, तो ऐसे केस में अलॉटमेंट प्रो रेटा बेसिस पे होता है। तो अलॉटमेंट प्रो रेटा बेसिस पे करने के लिए कमिटी अलग से बनती है जिसे हम कहते हैं अलॉटमेंट कमिटी। ठीक, उसी हिसाब से जब कंपनी शेयर्स इशॉस के अंतर्गत इशू कर रही है तो इशॉस के अंतर्गत जो इशू किए गए शेयर्स है इसका पूरा ठीक तरह से सेटलमेंट हो, ठीक तरह से अलॉटमेंट हो, इसीलिए कंपलसरी कंपनी को एक अलग कमिटी बनानी पड़ती है। अंडरलाइन करिए, कंपनसेशन कमिटी। क्या नाम है उस कमेटी का? कंपनसेशन कमेटी टू एडमिनिस्टर द ESOS। कंपनी हैज टू फुलफिल द प्रोविजंस ऑफ सेबी रेगुलेशंस 2014। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के जितने भी रेगुलेशंस है रिगार्डिंग इश्यू ऑफ शेयर्स अंडर ESOS हैव टू बी कंप्लाइड। नाउ पॉइंट नंबर H इज एप्लीकेबल ओनली टू अ लिस्टेड कंपनी। सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया 2014 और उसके एक्ट और उसके रूल्स और रेगुलेशन सिर्फ एक लिस्टेड कंपनी को एप्लीकेबल है। एक पब्लिक कंपनी जो एक लिस्टेड कंपनी नहीं है, अगर ESOS के अंतर्गत शेयर्स इशू कर रही है तो उनको पॉइंट नंबर H एप्लीकेबल नहीं होता। वहां ब्रैकेट में लिखे रखो 2014 ओनली फॉर लिस्टेड, ओनली फॉर लिस्टेड कंपनीज। सही है ना? सेबी रेगुलेशंस किसे अप्लाई होंगे? जो कंपनी लिस्टेड है। जो पब्लिक कंपनी लिस्टेड ही नहीं, क्या उनको सेबी रेगुलेशंस अप्लाई होंगे? क्या नहीं? आर वी क्लियर एंड फाइन? Okay, these are the provisions regarding ESOS. Thank you so much.